जय हिंद बच्चों। आज हम केमिस्ट्री कक्षा 11 का चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें आपने कार्बन और उससे संबंधित यौगिकों के बारे में पढ़ा था कि कार्बन में श्रृंखलन, चतुर्संयोजकता, हाइब्रिडाइजेशन ये सारे गुण होते हैं। अब हम इसी से संबंधित एक और प्रवृत्ति देखेंगे कार्बन की, जिसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो आइए देखते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म यानी कार्बन जिसका कि अणुसूत्र समान है लेकिन उसके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। समावयवता यानी आइसोमेरिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फिर वापस चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म इनमें बांटा गया है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें कि इसका अणुसूत्र तो समान होता है पर उसमें जो कार्बन है उस कार्बन को दर्शाने का तरीका अलग अलग होता है, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म यानी श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता में मैं उदाहरण लेती हूँ ब्यूटेन में आप देखिए, एक तो आपको स्ट्रेट चेन दिख रही है जिसमें 4 कार्बन जुड़े हुए हैं और एक संरचना में जिसमें 3 कार्बन ऊपर की तरफ और 1 कार्बन नीचे की तरफ है, तो ये चेन संरचना। अब देखते हैं स्थिति यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए मैं ब्यूटेनॉल का उदाहरण ले रही हूँ। ब्यूटेनॉल का सूत्र होता है C4H9OH। तो अब इसमें आप संरचना में देखिए कि कार्बन के साथ पहले कार्बन में OH समूह जुड़ा हुआ है, ऑल मतलब अल्कोहल होता है, और फिर दूसरी संरचना में वो OH समूह दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो पहले का नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल और दूसरे का नाम हो जाएगा 2-ब्यूटेनॉल। अब तीसरा देखते हैं, इसमें क्रियात्मक यानी फंक्शनल ग्रुप। इसमें सूत्र समान है पर इससे आप एक ही सूत्र से एक या दो तरीके से क्रियात्मक समूह प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने इस संरचना में एक तो एल्डिहाइड प्राप्त किया है और दूसरा कीटोन प्राप्त किया है। एल्डिहाइड में देखिए आपके पास सूत्र है C3H6O। इसको इस तरीके से लिखा कि हमको एल्डिहाइड समूह मिल जाए CCCHO, और कीटोन के लिए हमने इसको CH3C++O CH3। अब देखते हैं इसमें चौथा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में जो एल्किल समूह है वो क्रियात्मक समूह के साथ जब जुड़ता है तो वो क्रियात्मक समूह को 2 अलग अलग एल्किल ग्रुप में प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया है C5H10O। अब मैं इस सूत्र को इस तरीके से प्रदर्शित करूँगी कि दोनों ही संरचना में एल्किल अलग अलग प्रदर्शित हो। जैसे पहला उदाहरण है डायएथिल कीटोन। तो डायएथिल कीटोन में देखिए C++O दोनों की तरफ एथिल एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और उसके बाद जो दूसरी संरचना है मेथिल प्रोपिल कीटोन। तो कीटोन तो बीच में है लेकिन एक तरफ मेथिल समूह यानी CH3 और एक तरफ C3H7 यानी प्रोपिल समूह जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं टॉटोमेरिज्म के बारे में। टॉटोमेरिज्म जो है ये डबल बंध के द्वारा होता, मतलब ऐसी संरचना जिसमें डबल बंध उपस्थित हो। जैसे मैं यहाँ पे कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में परिवर्तित कर रही हूँ। तो कीटोन फॉर्म की संरचना क्या है RC++O CHR। तो C++O के बीच में जो बॉन्ड लगा हुआ है डबल बॉन्ड C और O के बीच में, उसका हमने रीअरेंजमेंट किया, शिफ्टिंग की। शिफ्टिंग करने से आपको यहाँ पर RCOH और C++CH और R H एटम का यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ है, प्लेस चेंज हुई है। पहले वो CH2 के पास था, अब उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के हमने ऑक्सीजन के पास भेज दिया। तो ये है स्ट्रक्चरल समावयवता, जिसमें आपने 5 तरह की समावयवता देखी। अब हम इसमें समावयवता में दूसरा प्रकार देखेंगे। दूसरा प्रकार है त्रिविम। त्रिविम यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
ये आपको दो तरीके से प्राप्त होता है, एक तो जियोमेट्रिकल यानी ज्यामिति और एक दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले ज्यामिति यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि C डबल बॉन्ड C के साथ दो मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और नीचे की तरफ दो हाइड्रोजन, तो इस संरचना को हम सिस कहते हैं। और दूसरी संरचना में ये जो CH3 और उसी के साथ H समूह जोड़ दिया ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ देखिए आप H और CH3, तो इसे कहेंगे हम ट्रांस। ज्यामिति में आपको दो तरह के आइसोमर्स मिलते हैं, उन्हें हम कहेंगे सिस एंड ट्रांस। फिर हम ऑप्टिकल देखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको मिरर इमेज मीन्स ऐसा सूत्र, ऐसे यौगिक जिनको यदि हम मिरर कांच की सहायता से देखते हैं, मिरर की सहायता से देखते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमको दूसरी संरचना प्राप्त होती है, उसे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, जैसे कि आप इस सूत्र में संरचना में देख रहे हैं। अब देखते हैं सहसंयोजी आबंधनों में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन यानी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड जब दो परमाणु या एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बंध का निर्माण करते हैं। अब इनको किस तरीके से इनकी किसी कार्बन चेन में किस आधार पर शिफ्टिंग होगी ये देखेंगे। तो इसमें पहला प्रकार हम देखेंगे प्रेरणिक यानी इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ये परमानेंट इफेक्ट होता है। इसमें कार्बन की श्रृंखला के साथ एक विद्युत ऋणात्मक एटम जुड़ा होता है। वो कार्बन से कम भी हो सकता है और कार्बन से ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें दो तरह की शिफ्टिंग होगी। एक, यदि वो यौगिक जो समूह हमने कार्बन चेन में जोड़ा है यदि वो कार्बन से ज़्यादा ऋणात्मक है तो जो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग है वो उस हैलोजन, उस समूह की तरफ होगी। और दूसरा कि यदि ऐसा समूह हमने जोड़ दिया जो कार्बन से कम ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस तरफ हो जाएगी? कार्बन की तरफ हो जाएगी। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंडक्टिव इफेक्ट में हम इस एरो से प्रदर्शित करते हैं, मतलब सिंगल बंध के बीच में हमने एरो प्रदर्शित किया हुआ है। आप इसमें उदाहरण ले सकते हैं क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन में देखिए क्लोरीन और उसके साथ कार्बन चेन जुड़ी हुई है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है वो कार्बन से किस तरफ हो रही है? क्लोरीन की तरफ हो रही है, क्योंकि क्लोरीन जो है कार्बन के कंपेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई। प्लस आई को कहते हैं हम दाता प्रेरणिक, यानी जो उस श्रृंखला में ऐसे कार्बन के साथ ऐसे यौगिक जुड़े होते हैं जो कार्बन परमाणु में युग्मित इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, उदाहरण में देख रहे हैं, आपने मेथिल का ग्रुप देखा हुआ, टर्शरी मेथिल का, या फिर नाइट्रोजन कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ सेकेंडरी, या फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ प्राइमरी, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो एरो है वो एल्किल ग्रुप की तरफ डायरेक्शन कर रहा है। अब यदि हम माइनस आई प्रभाव देखते हैं जिसे हम आकर्षी प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, इसमें आपको श्रृंखला में जो कार्बन परमाणु उपस्थित है उसमें जो परमाणु कार्बन समूह वो उस परमाणु की तरफ आकर्षित होता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर CH3NH3, तो जो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं? नाइट्रोजन की तरफ। या फिर CH3OH, इसमें देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ शिफ्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं? ऑक्सीजन की तरफ। तो इस तरीके से ये नेगेटिव प्रभाव बनता है। अब दूसरा देखते हैं हम इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो है वो टेम्पररी यानी अस्थायी है, इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। यह प्रभाव बहु आबंधन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ऐसे कार्बनिक यौगिकों में दर्शाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड C, ये हमने एल्किन का उदाहरण लिया है, उसमें साइनो ग्रुप का हम एडिशन कर रहे हैं। तो इसमें एडिशन करते समय क्या होता है कि जैसे ही साइनो ग्रुप उस एल्किन ग्रुप के किसी भी कार्बन पे यदि अटैक करता है तो अटैक करने पर जो कार्बन डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग है
वो दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी, आगे की तरफ के कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पे साइनो समूह पहले कार्बन पे आ रहा है, तो जो कार्बन कार्बन के बीच का बंध है वो अब दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है, जिससे कि आपको दूसरे कार्बन पे माइनस चार्ज दिख रहा है। यह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस ई और एक होता है माइनस ई। तो प्लस ई में जो एल्केन समूह है उसमें यदि हम हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन का एडिशन को शो करते हैं तो उसमें देखिए प्रोटॉन जिस कार्बन पे जा रहा है उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है और दूसरे कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाता है। अब यदि हम माइनस ई देखते हैं तो माइनस ई में क्या होता है, जैसे साइनो समूह यदि सेकेंड कार्बन पे जा रहा है तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग किस पे होगी, पहले वाले कार्बन पे, यानी पहले वाले कार्बन पे माइनस लग जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो आपने देखा। अब इसमें तीसरा देखते हैं हम मेसोमेरिक। मेसोमेरिक को अनुनाद यानी रेजोनेंस भी कहते हैं। इसे हम M या R से प्रदर्शित करते हैं। अनुनाद मतलब कि आप एक ही संरचना से और अन्य संरचना को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे उसमें डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो, पर जनरली हम अनुनाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की शिफ्टिंग में पढ़ते हैं, यानी मेसोमेरिक प्रभाव। रेजोनेंस या मेसोमेरिक ये भी दो तरह के होते हैं। इसमें पहला है प्लस M और दूसरा है माइनस M। प्लस M में यदि आप इस संरचना में देखें तो इस संरचना में देखिए हमने अल्कोहल समूह लिया हुआ है। अल्कोहल समूह में जो अल्कोहल के ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है, जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आगे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो भी आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिससे आपको कार्बन पे नेगेटिव और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यदि हम माइनस M देखें तो माइनस M में जो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग है, जैसे आप संरचना में देख रहे हैं इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो जो कार्बन पे डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसकी शिफ्टिंग हो रही है, तो उसकी शिफ्टिंग से ऑक्सीजन पे जो है वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जिससे हमें ऑक्सीजन पे ऋण आवेश मिलेगा। अब देखते हैं चौथा हाइपर कंजुकेशन। हाइपर कंजुकेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है, जब उसमें हाइपर कंजुकेशन होता है तो वो उस कार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन, जो कि ज़्यादातर हम अल्फा हाइड्रोजन कह सकते हैं, उस डबल बॉन्ड से लगा हुआ, तो उस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो बंध है, जैसे इसमें आप संरचना में देख रहे हैं प्रोपीन की संरचना। अब इसमें आप देखिए कि इस संरचना में इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कैसे हो रही है। इसमें देखिए आप कि कार्बन और हाइड्रोजन, सबसे पहला हाइड्रोजन, तो उसमें से कार्बन और हाइड्रोजन का बंध बीच में से हट गया, तो आपको पहली संरचना प्राप्त हुई। फिर उसके बाद में दूसरा हाइड्रोजन लेंगे तो दूसरे हाइड्रोजन में देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंध हट गया, तो इससे आपको दूसरी संरचना प्राप्त हुई। फिर आप देखिए तीसरे हाइड्रोजन में भी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बंध टूट गया, इसमें आपको बंध प्रतिशत हो ही नहीं रहा है, जिसमें हाइपर कंजुकेशन हो रहा है, तो इससे आपको चौथी संरचना प्राप्त हुई। तो इस तरीके से आप अतिसंयुगमन यानी हाइपर कंजुकेशन को पढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे सहसंयोजी आबंध में विदलन यानी नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फिजन। जब किसी यौगिक या कोई परमाणु आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और उन्हीं इलेक्ट्रॉन से बंध का निर्माण होता है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे यदि हम सिंगल बॉन्ड लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, तो इसमें देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास है Cl2, तो Cl2 में एक Cl का एटम दूसरा Cl का एटम, इन दोनों के परमाणु एक साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे, तब Cl2 बना होगा। इसी को लेते हुए हम कोवेलेंट बॉन्ड फिजन में दो तरह के बॉन्ड फिजन पढ़ते हैं, एक तो कहलाता है होमोलिटिक फिजन और दूसरा कहलाता है हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन में दोनों एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उन दोनों की इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग होती है वो बराबर होती है। जैसे बंध टूटता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम के पास चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम के पास चला जाएगा। जैसे कि आप इस उदाहरण में देख रहे हैं कि A और B
इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने इसमें होमोलिटिक फिजन किया तो एक इलेक्ट्रॉन ए के पास चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी के पास चला गया। इससे हमको फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक प्राप्त होता है। अब यदि हम हेट्रोलिटिक की बात करें तो हेट्रोलिटिक में इस उदाहरण में देखिए कि ए और बी जो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो इसमें इस तरीके से होता है कि या तो दोनों इलेक्ट्रॉन ए ले ले या दोनों इलेक्ट्रॉन बी ले ले। यदि ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से यदि इलेक्ट्रॉन्स को बी लेता है तो बी के ऊपर ऋण आवेश और ए के ऊपर धन आवेश। जिस कार्बन पे धन आवेश आएगा उसे हम कहेंगे कार्बोकैटायन और जिस कार्बन पे ऋण आवेश आएगा उसको कहेंगे हम कार्बोएनायन। तो अब हम पढ़ेंगे बॉन्ड फ्यूजन की सहायता से कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल के बारे में। सबसे पहले हम इसमें कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ते हैं। इसकी संरचना देखिए, इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है और इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कार्बोकैटायन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज यह हमको 3 प्रकार से प्राप्त होता है, या इसके प्रकार देखें हम इसमें तो मेथिल यानी CH3 पे प्लस चार्ज, फिर प्राइमरी जिसके साथ एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर सेकेंडरी जिसके साथ 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, फिर टर्शरी जिस कार्बन के साथ 3 मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसके प्रकार। अब यदि इसकी स्टेबिलिटी यानी स्थायित्वता की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटायन होगा और सबसे कम यानी अस्थायी कौन होगा? मेथिल। अब देखते हैं हम इसमें कार्बोएनायन के बारे में। कार्बोएनायन मतलब ऐसा कार्बन जिसने वो दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ले लिए, तो जिस पर ऋण आवेश आ गया तो उसे हम कहते हैं कार्बोएनायन। यानी इसमें कार्बन में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं और नेगेटिव चार्ज भी होता है। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है जैसे कि आप संरचना में देख रहे हैं। अब इसके टाइप्स देखते हैं तो टाइप्स में भी इसके मेथिल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 तरह के मिलते हैं। और इसकी स्थायित्वता को यदि हम देखते हैं तो स्थायित्वता जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थायी यानी स्टेबल क्या होगा? कार्बोएनायन, फिर उससे थोड़ा कम प्राइमरी, फिर उससे सेकेंडरी और सबसे कम स्टेबल कौन होगा? टर्शरी। अब देखते हैं इसमें फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल ये होमोलिटिक फिजन से प्राप्त होता है। मींस जो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इसमें रेडिकल बनता है जिसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। जैसे मेथिल फ्री रेडिकल या एथिल फ्री रेडिकल आप इसमें देख रहे हैं चित्र में। जैसे क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन है तो उसमें होमोलिटिक फिजन हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ले लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो इसमें हम मेथिल फ्री रेडिकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेथिल फ्री रेडिकल जिसमें कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसके प्रकार CH3, फिर प्राइमरी, देन सेकेंडरी और फिर उसके बाद में टर्शरी। और यदि हम इसकी स्थायित्वता के बारे में बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो टर्शरी फ्री रेडिकल है और सबसे कम जो है वो मेथिल फ्री रेडिकल है। तो आपने इस तरीके से यहाँ पर हमने फिजन की सहायता से किस तरीके से कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और मुक्त मूलक इसके बारे में पढ़ा। अब बच्चों अब हम देखते हैं इसमें मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे प्यूरिफाई करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करने के लिए हमने इसमें कुछ मेथड्स लिए हैं। पहली मेथड है इसमें क्रिस्टलाइजेशन जिसमें कि आप क्रिस्टल्स प्राप्त करते हैं, क्रिस्टल ऑब्टेन करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की मेथड में। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन के मेथड के चित्र में हमने एक बीकर लिया है, उस बीकर में हमने विलायक डाला हुआ है और उस विलायक के अंदर अशुद्ध ठोस डाला। अब क्या करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ठंडा होने पर क्या होगा कि जो क्रिस्टल्स है वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे और फिर इसको हम फिल्टर करेंगे तो जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर आपको क्रिस्टल्स मिल जाएगा। तो इस विधि को क्या कहते हैं हम? क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टलाइजेशन विधि जो है इससे हम ठोस को प्राप्त करते हैं, ठोस कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त करते हैं। अब दूसरा देखते हैं हम इसमें सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन में हम ठोस को जब गर्म करते हैं तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, फिर वाष्प को जब हम ठंडा करते हैं तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है।
इस चित्र में देखिए कि चाइना डिश में मैंने अमोनियम क्लोराइड ठोस रखा हुआ है और उसके ऊपर एक पोरोसिलिन की छिद्रित प्लेट रखी हुई है और उसके ऊपर कांच का फनल जो कीप है वो मैंने उल्टा करके ढक दिया और उस कीप फनल पर ऊपर से हमने कॉटन लगा दिया। अब इसके बाद जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पे क्या होगा कि जो अमोनियम क्लोराइड जो हमने ठोस लिया है चाइना डिश में वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगा और गर्म होने पर उसमें से क्या निकलने लगेगी, वाष्प निकलने लगेगी और वो वाष्प जो है वो फनल के साइड में आपको दिख रही है। और फिर उसके बाद जो अशुद्धियाँ है वो उस चाइना डिश में रह जाएगी। तो इस तरीके से आप ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन की सहायता से ठोस को प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के इसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देख सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सबसे पहले डिस्टिलेशन मतलब होता आसवन। आसवन यानी द्रवों को गर्म करके फिर आप द्रव ही प्राप्त करते हैं। पहले आप द्रव को गर्म करते हैं और गर्म करने पर फिर आप उसको वाष्प में परिवर्तित करते हैं और फिर उस वाष्प को ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पे हमको वापस मिलता है द्रव। तो इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की सहायता से देखते हैं। इस डिस्टिलेशन में हम स्पेशल तरह के कॉलम्स लेते हैं, जैसे कि आप इस कॉलम में देख रहे हैं कि डिज़ाइन है और भी अलग तरह की कॉलम आती है जिसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लेते हैं। अब इसमें क्या किया, इस चित्र में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है। उस राउंड बॉटम फ्लास्क में अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर दिया है। उसके साथ हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉलम लिया है, उसमें हमने थर्मामीटर ऐड किया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कॉलम के साथ ही हमने एक ट्यूब दर्शाई है, उस ट्यूब को हम कंडेंसर कहते हैं और फिर उस कंडेंसर के एंड में जो कंडेंसर है उसको इस तरीके से फिट किया है कि उससे राउंड बॉटम फ्लास्क में आपको जो अल्कोहल है वो प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले राउंड बॉटम फ्लास्क में जो अल्कोहल है और पानी है उसको हम गर्म करते हैं। तो गर्म करने पे उसमें से वाष्प निकलने लगेगी। वो वाष्प जब फ्रैक्शनल कॉलम से होते हुए कंडेंसर यानी जो ग्लास की ट्यूब है वो कंडेंसर में जाती है, तो कंडेंसर में हम ठंडा पानी दे रहे हैं और उसी की तरफ ऊपर की तरफ गर्म पानी निकलने का भी स्थान दिया हुआ है। तो जब जैसी वो वाष्प जाती है कंडेंसर में उस समय काफ़ी गर्म रहती है, ठंडा पानी के कांटेक्ट में आती है तो वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है। फिर वो धीरे धीरे किस में बदलती है, द्रव में बदलती है, जिसमें से जो कि आप उसको दूसरे कंटेनर में प्राप्त करते हैं जिससे कि आप शुद्ध अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें विभेदक निष्कर्षण, ये उन कार्बनिक यौगिकों के लिए है जिसमें कि हम विलायक यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक लेते हैं जिनको पानी के अणुओं के साथ मिक्स करके उसको किस तरीके से अलग अलग किया जाए। इसके लिए हम सेपरेटिंग फनल का उपयोग करते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, सेपरेटिंग फनल में हमने सबसे पहले इसमें एक ऑर्गेनिक यौगिक ले लिया है जिसमें कि आपको सोडियम और क्लोरीन के आयंस दिख रहे हैं। फिर ऊपर से हम उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। फिर दूसरे चित्र में देखिए, अब उस सेपरेटिंग फनल में जो दोनों विलयन उपस्थित है उन दोनों विलयन को अच्छी तरीके से मिलाएंगे और मिलाने के बाद फिर उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे। उसके बाद आप देखिए कि जो पानी है, पानी की जो लेयर है वो नीचे की तरफ आ जाती है और जो ऑर्गेनिक लेयर है वो ऊपर की तरफ मिलती है, जो उस नॉब की सहायता से हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो ये हम एक्सट्रैक्शन की मदद से कर सकते हैं कि लिक्विड को एक से कैसे हम हटा सकें। अब हम देखते हैं इसमें क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जिसमें क्रोमा का मतलब होता है रंग और ग्राफी का मतलब होता है लिखना, यानी हम कह सकते हैं कलर राइटिंग। इसमें दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक तो होता है एड्सॉर्बेंट और एक होता है मूविंग फेस यानी जो चल रहा है। एड्सॉर्बेंट ये स्टेशनरी फेस होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि हमने एक बीकर में ग्लास की पतली सी परत ली है। वो ग्लास की पतली सी परत सिलिका से बनी हुई है। अब उस बीकर में हमने विलायक डाल दिया है और उस विलायक में हमने उस सिलिका जेल से बनी हुई परत को डिप कर दिया और उस सिलिका जेल से बनी हुई परत में हमने पहले ही 2 सेंटीमीटर पर लाइन खींच के एक यौगिक, ऑर्गेनिक यौगिक का विलयन हमने उसमें रख दिया था।
अब क्या होगा, जैसे ही हम इस ग्लास को सिलिका जेल को हम जैसे ही विलायक में डालेंगे, कुछ समय के बाद धीरे धीरे ये जो विलायक क्या है, ये आपका सॉल्वेंट है, तो धीरे धीरे ये विलायक सिलिका जेल की पतली ग्लास की इस छड़ पे धीरे धीरे चढ़ते जा रहा है। अब चढ़ते जा रहा है तो ये धीरे धीरे जो हमने ऑर्गेनिक यौगिक लगाया था, उस ऑर्गेनिक यौगिक से हमको हल्के से 2 तरह के घटक दिखने लगते हैं। जब वो पूरी तरीके से सिलिका जेल उस सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद उसको हम सिलिका जेल की परत को निकाल के सुखा देते हैं। सुखाने के बाद हम देखते हैं कि उसमें हमको 2 तरीके के घटक पूर्ण रूप से ए और बी, यानी ऊपर वाला जो है नीला है और नीचे वाला लाल है, 2 घटक प्राप्त होते हैं। जो हमने अभी पढ़ा वो TLC संबंधित पढ़ा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसकी सहायता से हम किसी यौगिक में उपस्थित अलग अलग घटकों को निकाल सकते हैं। बच्चों, आज के पाठ में आपने समावयवता, उसमें आपने संरचनात्मक और त्रिविम, ये 2 तरह के प्रकार देखे, किस तरीके से कार्बन इसमें अपने आप को रीअरेंज करके अलग अलग संरचनाएं देते हैं। फिर उसके बाद आपने इसी में कार्बन बंध टूट के किस तरीके से अलग अलग यौगिक का निर्माण करते, जैसे कार्बोकैटायन, कार्बेनायन या फ्री रेडिकल, और इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। फिर यदि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, शुद्ध प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें आपने उस सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, कुछ इन विधियों को पढ़ा। तो इसी से संबंधित मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, इन प्रश्न को हल कीजिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना अनुनाद में लिखिए। इसमें पहला है आपका फिनॉल और दूसरा है आपका नाइट्रोबेंजीन। दूसरा प्रश्न, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव और मेसोमेरिक प्रभाव में अंतर लिखिए। तीसरा, पेंटेन में श्रृंखला समावयवता को प्रदर्शित कीजिए। धन्यवाद।